हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होता है, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है और इसमें पढ़ने वाले हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, लाइफ स्टॉक का रोल क्या क्या है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो अपने पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि है लाइफ स्टॉक फार्मिंग। तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग क्या होता है? It is simply the management and breeding of domestic livestock and farm animals for the purpose of obtaining their meat and products. तो सिंपल भाषा में अगर कहें तो ये क्या होता है, डोमेस्टिक लाइवस्टॉक और फार्म एनिमल्स का मैनेजमेंट और ब्रीडिंग करते हैं ताकि हम उनके मीट और अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क हो गया, वूल हो गया, ये सारी चीज़ें हम ऑब्टेन कर सकें। इसकी वजह से हम लाइवस्टॉक फार्मिंग करते हैं। तो ये आपको टॉपिक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं लाइवस्टॉक मैनेजमेंट पे। तो लाइवस्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है, अब ये देखते हैं हम। मतलब ये एक एक्टिविटी होती है, मैनेजमेंट एक्टिविटी, जिसमें हम जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी हाउसिंग का ध्यान रखते हैं ताकि वो अच्छे जगह पे रह रहे हो, वहाँ गंदगी ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह हो ताकि कोई बीमारी ना फैले। फिर आते हैं उनके गुड फीडिंग पे, उनका जो हम फीडिंग करा रहे हैं वो अच्छी फीडिंग हो, सैनिटेशन अच्छा हो और मेडिकेयर अच्छी हो। तो इन सारी चीज़ों को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, फार्मर्स जब अपना मेहनत करते हैं इन सारी चीज़ों पे, एनिमल्स के ध्यान रखने पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइवस्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, इजी समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो वो आता है हमारा क्या, लाइवस्टॉक रोल इन इकोनॉमी। लाइवस्टॉक का रोल क्या क्या, हमारी इकोनॉमी जो है उसमें लाइवस्टॉक क्या रोल प्ले करता है। देखिए, अबाउट 20.5 मिलियन पीपल डिपेंड अपॉन लाइवस्टॉक फॉर देयर लाइवलीहुड। 20.5 मिलियन लोग जो हैं वो हमारे लाइवस्टॉक पर डिपेंड है। अपने जो गांव के लोग, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिसके पास फील्ड नहीं होती अच्छे, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे गाय भैंस या फिर बकरी मुर्गी पालन यही सब करते हैं। तो उससे अराउंड 20.5 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिपेंड है इस पर, लाइफ स्टॉक पे। सेकेंड पॉइंट है, इट कंट्रीब्यूट 16% टू द इनकम ऑफ स्मॉल फार्म हाउस होल्ड। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके हाउस होल्ड में ये 16% का इनकम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, लाइवस्टॉक प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी। जो लाइवस्टॉक होता है वो 2/3 रूरल कम्युनिटी को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। एंड आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लाइवस्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट 4.11% GDP एंड 25.6% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर GDP। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी इंडियन GDP है, ओवरऑल जो GDP है उसमें 4.11% का कंट्रीब्यूशन है लाइवस्टॉक का, और जो एग्रीकल्चर GDP है उसमें 25.6% कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारी ओवरऑल कंट्री की GDP हो गई और ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर का GDP। तो इतना क्लियर है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक हमारा है सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है और हम क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो ब्रीडिंग क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग या फिर यंग वंस। अब आता है यहाँ पर, साइंटिफिक ब्रीडिंग इज नीडेड टू गेट बेटर परफॉर्मेंस इन लाइवस्टॉक। ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं, तो इसका जो मेन मोटिव है, ये चार चीज़ें हैं। पहले मीट ऑब्टेन करने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मीट मिले। फिर आता है मिल्क, वैसे ही मिल्क को फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मिल्क। तो हो गया मिल्क, फिर आता है मीट, फिर आता है वुल और लास्ट में आता है एग। इन ये चार चीज़ें जो है हमारी, ये होती है मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, जब भी हम ब्रीडिंग कर रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग और मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को बाकी है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वहाँ आंसर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउसिंग ऑफ डेयरी कैटल एंड बफेलोज। ये हमारा लेक्चर सेकंड होने वाला है एनिमल हस्बेंड्री का। अगर इससे पहले का लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, वो अभी तक आपने नहीं देखा है
तो वो लेक्चर मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ लिखा हाउसिंग ऑफ डेयरी कैटल एंड बफेलोज, इनके हाउसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हाउसिंग क्या होता है, देखो आप बेसिकली समझो हाउसिंग क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो। हाउसिंग वो जगह होती है जहाँ पे कंफर्ट और प्रोटेक्शन के साथ हम लोग रहते हैं, ठीक है। हमारा कंफर्टेबल प्लेस होता है, वहाँ हम प्रोटेक्ट होते हैं, किसी क्लाइमेट का, वेदर का कुछ भी नुकसान नहीं होता है वहाँ पे, तो उससे हम हाउसिंग बोलते हैं। जनरली हम सब यही समझते हैं हाउसिंग से। तो एनिमल के केस में भी हाउसिंग का यही मतलब होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आगे इस पॉइंट पे बढ़ते हैं। बिफोर सिलेक्टिंग अ साइट, मतलब एनिमल के लिए हाउसिंग कहाँ बनाना है, वो सिलेक्ट करने से पहले नीचे लिखे गए कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं, उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, चलिए उसे हम समझते हैं। ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स है, जैसे टाइप ऑफ सॉइल, वहाँ जहाँ हम एनिमल का घर बनाने वाले हैं वहाँ का सॉइल कैसा है, उनके हिसाब से कंफर्टेबल है कि नहीं, पहले वो चेक करना होता है। सेकंड पैरामीटर आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, मतलब जितने हमारे पास एनिमल्स है, 10, 15 या 20, कितने भी एनिमल्स हैं, नंबर्स ऑफ एनिमल कितने भी हैं, तो उनके हिसाब से, मतलब 10 एनिमल जितनी जगह में आ सके उसके हिसाब से वहाँ पर लैंड है, अवेलेबल है या फिर नहीं है, ये चीज़ देखते हैं। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी, जिस एरिया में, जहाँ पे हम एनिमल का घर बनाने वाले हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसी है वो देखना होता है। फोर्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ वाटर अवेलेबल है कि नहीं। फिफ्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड एंड सोलर रेडिएशन, विंड और सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्शन की का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सिक्स पॉइंट है अवे फ्रॉम नॉइज़ एंड पॉल्यूशन सोर्स, मतलब हम घर बना रहे हैं तो ऐसी जगह नहीं बनाना है, मतलब एकदम हाईवे के किनारे ही नहीं बना देना है, ऐसे एक शांत साफ़ सुथरा जगह पे बनाना है जहाँ ज़्यादा नॉइज़ और पोल्यूशन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फैसिलिटी, जिस एरिया में हम घर बनाने वाले हैं वहाँ से मार्केट हमारा नज़दीक होना चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, मान लीजिए आपका एनिमल कोई बीमार पड़ गया तो डॉक्टर की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, तो मार्केट से नज़दीक में बनाना चाहिए। ये हमारा 7th पैरामीटर था। 8th नंबर है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जहाँ हम उसका घर बनाने वाले हैं वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब इतना गाड़ियाँ आ जा सके, सड़कें ख़राब नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का एरिया हमें सिलेक्ट करना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रेनेज सिस्टम, कि जहाँ हम घर बना रहे हैं वहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ताकि जो गाय का वेस्ट होता है, गाय भैंस का, वो सारा अच्छे से पास हो सके। इसके लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 8-9 पॉइंट्स थे हमारे, इनको ध्यान में रख के हम साइट सिलेक्ट करते हैं एनिमल के हाउसिंग के लिए। हाउसिंग क्या होता है, कितने तरह क्या होता है, ये तो आपने समझ लिया पहले। अब हाउसिंग कितने तरह के होते हैं, कैटल्स के लिए हम कितने तरह का हाउस बनाते हैं। तो ये हाउसिंग 2 तरह के होते हैं, पहला होता है लूज हाउसिंग और दूसरा होता है कन्वेंशनल बार्न। लूज हाउसिंग क्या होता है, जैसे आप शब्द से थोड़ा मोड़ा समझ पा रहे होगे, लूज हाउसिंग एक ऐसा एरिया हो गया जहाँ पे हम एनिमल्स को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, केप्ट लूज एंड ओपन पेडॉक थ्रू आउट द डे एंड नाइट एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, मतलब एनिमल को दिन रात पूरा बाहर रखते हैं, एक मतलब खुले एरिया में रखते हैं, और सिर्फ मिल्किंग के टाइम पे ही हम उसको शेड के अंदर लाते हैं ताकि उसकी मिल्किंग हो सके, और मिल्किंग के बाद भी हम उसे बाहर ही भेज देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा लूज हाउसिंग सिस्टम। और क्या है इसमें, इन दिस सिस्टम शेल्टर इज प्रोवाइडेड along one side of open paddock under which animals can rest when it is very hot or cold during rains, मतलब इससे क्या मतलब है, तो ओपन पैडॉक के एक तरफ हम लोग एक शेड बना देते हैं ताकि एनिमल जो है हमारा वो वहाँ पर रेस्ट कर सके। एनिमल्स को बाहर तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनको ज़्यादा गर्मी और सर्दी की वजह से भी उनके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर जब बारिश हो रही है तो उन्हें बाहर तो छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए एक जहाँ हमारा खुला एरिया होता है जो, उसके साइड में एक छोटा सा शेड बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन फीड मैनेजर एंड वाटर टैंक इज़ प्रोवाइडेड, एक कॉमन फीड करने के लिए, जो हम ऐसा गांव में आपने देखा होगा ऐसा होता है, एक सीमेंट से बनाया जाता है, इसमें अपना फीडिंग के लिए रख देते हैं, और एक वाटर टैंक होता है जहाँ से सारे एनिमल्स जो है पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। आगे आता है
द ओपन पेडॉक इज एनक्लोज्ड बाय मीन्स ऑफ हाफ वॉल्स और प्लेन वायर फेंसेस ऑफ कन्वीनियंट हाइट। जो हमारा खुला एरिया होता है जहाँ पे लूज हाउसिंग की हम लोग व्यवस्था करते हैं, तो वहाँ ये नहीं होता कि खुले खेत में हम लोग मतलब लूज हाउस बना दिए, वहाँ पे अपना एनिमल खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हम छोटी सी दीवार बनाते हैं, जैसे कि हमारा एरिया हो गया, तो लगभग से एनिमल की हाइट को देखते हुए एक दीवार छोटा सा बनाएंगे, या फिर वायर से फेंसिंग लगा देंगे ताकि एनिमल्स बाहर ना जा पाएँ और वहीं उसी एरिया में अपना फीडिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना एडवांटेजेस। लूज हाउसिंग के एडवांटेज क्या क्या होंगे? पहला एडवांटेज क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ चीपर। मतलब वो बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको टीन का सेट डाल देना है और बाकी जो एरिया का कॉस्ट है आप दे रहे हो, या फिर कई बार फार्मर्स अपनी ही ज़मीन पे सेट डाल के बना देते हैं, तो उसके कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है। सेकेंड है फ्यूचर एक्सपेंशन इज़ पॉसिबल। अगर हमारा ओपन एरिया है तो उसका हम एक्सपेंड कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं उसको, उसमें कुछ हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। थर्ड पॉइंट है द एनिमल विल मूव फ्रीली सो दैट इट विल गेट सफिशिएंट एक्सरसाइज। जो हमारा ओपन एरिया है उसमें हमारे एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज होती रहती है उसकी वजह से। फोर्थ पॉइंट आता है द एनिमल कैन बी केप्ट क्लीन। एनिमल जो है वो साफ़ सुथरा रखा जाता है। फिफ्थ है कॉमन फीडिंग एंड वाटरिंग अरेंजमेंट इज़ पॉसिबल। एक कॉमन फीडिंग एंड वाटर मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो सारी अरेंजमेंट की जाती है इसमें। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या होगा? इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर टेम्परेट हिमालयन रीजन और हेवी रेनफॉल एरियाज़। जो हमारा लूज हाउसिंग सिस्टम होता है वो टेम्परेट हिमालयन रीजन और हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ को सूट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड होगा और यहाँ पे एक्सट्रीम रेन होगा, तो इसकी वजह से हम लूज हाउस बनाना वहाँ पर नहीं प्रेफर करते हैं। सेकेंड आता है देयर इज़ कॉम्पिटिशन फॉर फीड। अब देखो, आप जब एक हम कॉमन फीडिंग के लिए बना देंगे यहाँ पर जगह, तो सारे एनिमल्स आके इसी में फीड करेंगे अपना, तो उनमें अब कंपटीशन होगा खाने के लिए, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। थर्ड डिसएडवांटेज होगा अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स इज़ नॉट पॉसिबल। अब आप सपोज़ करो आपने लूज हाउसिंग बना दी, ठीक है, तो उसमें आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। ये एक लूज हाउसिंग हो गया, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, तो आप इन पे इंडिविजुअली फोकस नहीं कर पाओगे, इंडिविजुअली केयर नहीं हो पाएगा इसमें, आप उनको अटेंशन नहीं दे पाओगे, तो ये चीज़ एक डिसएडवांटेज होता है। फोर्थ है इट रिक्वायर्स मोर फ्लोर स्पेस। ये लूज हाउसिंग के लिए आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड टाइप था कन्वेंशनल बार्न। ये क्या होता है? इन दिस सिस्टम ऑफ हाउसिंग, इस हाउसिंग के सिस्टम में द एनिमल्स आर कन्फाइंड टुगेदर ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड सिक्योर्ड एट नेक बाई नेक चेन। इसमें क्या होता है देखो, इसमें हम एक प्रॉपर सेट बनाते हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं उसके हिसाब से एरिया लेकर, और उसमें क्या करते हैं, एक जैसे यहाँ पे फीडिंग के लिए बना दिया, तो आपका एनिमल यहाँ बंधे रहते हैं, एक इधर, फिर इधर से ऐसे बंधे रहते हैं एनिमल्स। ये हमारा लूज हाउसिंग की तरह नहीं होता कि एनिमल्स कहीं भी अपना भटक रहे हैं और हम इधर अपना मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें आप एनिमल्स के लिए एक प्रॉपर घर बनाते हो और वहाँ पे उनको चेन से बांध के रखते हो, ठीक है। सेकेंड, द एनिमल्स आर फेड एज वेल एज मिल्क्ड इन द सेम बार। तो एनिमल का खाना पानी भी यहीं हो जाता है और यहाँ से हम सब मिल्किंग कर लेते हैं, तो उनके लिए अलग अलग जगह नहीं ले जाना पड़ता है। These barns आर कम्प्लीटली कवर्ड विथ रूफ एंड साइड वॉल्स। ये जो कन्वेंशनल बार्न्स होते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर एक छत होता है, रूफ होता है और साइड वॉल्स होते हैं। विंडो और वेंटिलेटर सिस्टम भी यहाँ पर होता है ताकि एयर जो है हमारी पास हो सके। तो अगर हम कन्वेंशनल बार्न को एक सेंटेंस में समझना चाहें, तो ये एक कमरा होता है जहाँ पे फीडिंग और मिल्किंग की अरेंजमेंट होती है। वहाँ पे छत होता है, मतलब कमरे में छत होगा, ये दीवारें होती है और विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स होते हैं ताकि वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो सके और लाइटिंग अच्छी आए। तो ये हमारा होता है कन्वेंशनल बार्न। अब पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज में क्या क्या आ गया? दी एनिमल्स कैन बी केप्ट क्लीन। एनिमल जो है वो क्लीन रहेंगे, रेगुलर उनकी वॉशिंग हो पाएगी।
डिजीज़ आर बेटर कंट्रोल्ड। जो हमारी डिजीज़ होती है, एनिमल अगर बाहर घूमेंगे ही नहीं बाहर के एरिया में, तो वहाँ से डिजीज़ का स्प्रेड का चांस बहुत कम हो जाता है। इंडिविजुअल्स केयर कैन बी गिवन। अगर हमने एक कमरे में एनिमल्स को बांध के रखा हुआ है तो वहाँ पर हम इंडिविजुअल केयर कर सकते हैं। सेपरेट मिल्किंग बार्न इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर हमारे सारे एनिमल्स यहीं पर बंधे हुए हैं तो हम यहाँ से मिल्किंग कर लेंगे, उसके लिए सेपरेट मिल्किंग बार्न नहीं चाहिए होगा। अब हम कन्वेंशनल बार्न्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। जैसे पहला जो होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ मोर। जो हमारा कंस्ट्रक्शन करने में जो हमारा कॉस्ट आएगा, जो पैसा लगेगा, वो कुछ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लूज हाउसिंग। सेकेंड, फ्यूचर एक्सपांसन इज़ डिफ़िकल्ट। अगर आपने एक पक्की दीवार की कमरा बना दिया, वहाँ आपने 10 एनिमल्स रखे, ठीक, और आपने इन फ्यूचर आपने एनिमल्स बढ़ा दिए, 10 और एनिमल ला दिए, तो इसमें आपको रख नहीं पाएंगे, तो आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो फिर उसमें पैसा लगेगा, ज़मीन लगेगी, तो इसलिए फ्यूचर एक्सपेंशन इज़ डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड हमारा है नॉट सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो हमारा कन्वेंशनल बार्न होता है, ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट को सुटेबल नहीं है, हम वहाँ इसे बनाने के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा मिल्किंग बार्न, जहाँ पे हम एनिमल्स की मिल्किंग करते हैं, उसे बोलते हैं मिल्किंग बार्न। ठीक है, तो ये सारी चीज़ उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो ये कितने तरह के होते हैं? ये 2 तरह के सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगल रो सिस्टम और सेकंड होता है डबल रो सिस्टम। डबल रो के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, हेड टू हेड और फिर टेल टू टेल। ये आपको बाद में मैं समझाऊंगा। कुछ आईसीआर नॉर्म्स देख लेते हैं जो कि मिल्किंग बार बनाने के लिए आईसीआर ने दिए हैं। एज पर आईसीआर नॉर्म्स इन सिंगल रो सिस्टम 12 to 16 नंबर ऑफ एनिमल्स कैन बी केप्ट। आईसीआर कहता है कि अगर आप सिंगल रो सिस्टम बना रहे हो तो उसमें 12 से 16 एनिमल्स को आप रख सकते हो, ठीक है। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 16, अगर 16 से ज़्यादा होते हैं, देन डबल रो सिस्टम इज़ प्रिफरेबल। अगर आपके पास 16 से ज़्यादा एनिमल्स हैं तो डबल आपको डबल रो सिस्टम बनाने का प्रेफर किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू शेड शुड बी ग्रेटर देन 30 फीट और इट शुड बी ट्वाइस द हाइट ऑफ बिल्डिंग। जो 2 शेड के बीच की जो दूरी होती है वो 30 फीट या इससे अधिक होनी चाहिए, या फिर जितने आपके बिल्डिंग की हाइट है उसकी दोगुनी होनी चाहिए। ये हमारा आईसीआर बोलता है कि आप ऐसे मिल्किंग बार्न अच्छा बना सकते हो। इसमें आपको एनिमल कंजस्टेड नहीं होंगे, आपके लिए भी क्लीनिंग करने में भी अच्छा रहेगा और बाकी चीज़ों में भी अच्छी रहेंगी। तो डबल रो सिस्टम के हमारे 2 टाइप होते हैं, एक होता है टेल टू टेल और दूसरा होता है हेड टू हेड सिस्टम। तो पहले हम टेल टू टेल सिस्टम को समझ लेते हैं, इसमें कमियां क्या 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 है और इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो पहला पॉइंट इसमें है क्लीनिंग एंड मिल्किंग ऑफ एनिमल्स आर इजी। टेल टू टेल सिस्टम क्या होता है पहले आप समझो। मैं यहाँ स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जो टेल टू टेल सिस्टम का है, इसे आप पहले देख लो। टेल टू टेल सिस्टम में दोनों तरफ की एनिमल्स का जो पूंछ होता है वो एक तरफ होता है। तो सेकंड इसका पॉइंट है सुपरविजन ऑफ मिल्किंग इज़ ऑल्सो ईजी। आप मिल्किंग जो है वो अच्छे से कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है अपना लेस चांस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। एनिमल टू एनिमल डिजीज़ ट्रांसमिशन का चांस बहुत कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है एनिमल्स कैन गेट मोर फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड। अब समझते हैं हेड टू हेड सिस्टम क्या होता है। हेड टू हेड सिस्टम की डायग्राम मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप इसे देख लो और समझो हेड टू हेड सिस्टम क्या होता है। तो इसमें गेटिंग एनिमल इनटू द शेड इज ईजी, एनिमल को शेड में लाना ईजी हो जाता है। सेकेंड है फीडिंग ऑफ एनिमल इज ऑल्सो ईजी, फीडिंग भी ईजी हो जाती है। अगर एक ही हमारा फीड कराने वाला है, इसमें आप डाल दो चारा और गाय अपने खाती रहेगी। फिर होता है मिल्किंग सुपरविजन इज़ डिफ़िकल्ट। अगर आपकी देखो इस तरफ हेड है तो यहाँ इधर टेल है, तो इधर से आप मिल्किंग करोगे इसकी और इधर से मिल्किंग करोगे इसकी, तो दोनों की आप अच्छे से सुपरविज़न नहीं कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू टेल सिस्टम। फिफ्थ है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ आर मोर। जो डिजीज़ ट्रांसमिशन के चांसेस है वो इस सिस्टम में ज़्यादा होते हैं। इस तरफ दोनों का फेस है तो इसे अगर कुछ हुआ रहेगा तो वो ट्रांसमिट करके इसमें भी आ जाएगा। तो ये अपना होता है हेड टू हेड सिस्टम। वीडियो के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी का देखेंगे लेक्चर थर्ड में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पोल्ट्री हाउस।
इसके पहले पढ़ा था हमने लाइवस्टॉक एनिमल जो होता है वो काऊ, बफेलो, उन सब के हाउसिंग के बारे में, और इस लेक्चर में पढ़ेंगे पोल्ट्री हाउसेस के बारे में। तो इसकी नीड क्या होती है, बेसिकली हम लोग सबसे पहले ये पढ़ते हैं, जो हाउस होते हैं उनकी नीड क्या पड़ती है। तो टू प्रोटेक्ट बर्ड फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हमारे पोल्ट्री हाउस में रहने वाले मुर्गे मुर्गी या फिर बर्ड्स हैं, उनको हम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सकें। टू इंश्योर ईजी एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, जो एग प्रोडक्शन होता है, क्लीनिंग होती है, सैनिटेशन होता है, वो सब हमारा ईजी हो सके। टू इंश्योर साइंटिफिक फीडिंग इन अ कंट्रोल्ड मैनर, जो साइंटिफिक फीडिंग हो वो एक कंट्रोल मैनर में हो सके। फॉर इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल मेजर, डिजीज कंट्रोल अच्छा हो सके। टू इंश्योर प्रॉपर सुपरविजन, हम पोल्ट्री बर्ड्स पे हम अच्छे से अपना सुपरविजन कर सके। इन सब चीज़ों के लिए हमें पोल्ट्री हाउस की ज़रूरत पड़ती है। आगे हमें देखना है पोल्ट्री हाउस सिस्टम। पोल्ट्री हाउस कितने तरह का होता है, तो यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है फ्री रेंज और एक्सटेंसिव सिस्टम, सेकेंड होता है सेमी इंटेंसिव, और थर्ड होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव के अंदर हमारे 2 आते हैं, डीप लिटर सिस्टम और एक केज सिस्टम। ये सारे क्या होते हैं, ये पाँचों चीज़ें क्या है, ये हम बारी बारी समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्री रेंज सिस्टम और एक्सटेंसिव सिस्टम क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम 250 एडल्ट बर्ड को रख सकते हैं 1 हेक्टेयर लैंड पे। फिर क्या होता है कि इस तरीके के हाउसेज में हम टेम्पररी रूफिंग करके उनका एक शेड बनाते हैं, और ये हाउसिंग सिस्टम ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन के लिए मोस्ट प्रेफर होता है। यहाँ पे दिखा देगा, दिस सिस्टम इज़ मोस्ट प्रेफर्ड फॉर ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन के लिए ये हाउसिंग सिस्टम सबसे बेस्ट माना जाता है। आगे हमें देखना है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे। पहला एडवांटेज हो जाएगा लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको एक प्रॉपर केज नहीं बनाना है वो बर्ड्स के लिए, तो आपका जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो कम होगा, कॉस्ट ऑफ हाउसिंग कम होगी। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी मेंटेन्ड, अगर आपके बर्ड्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो ये सारे एडवांटेजेस थे। अब देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन नॉट बी अडोप्टेड, इस टाइप के हाउसिंग सिस्टम में साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर सकते हैं। एग्स आर लॉस्ट व्हेन लेड इनसाइड द डेंस ग्रासेस, अगर जो हमारी बर्ड्स है उसने एग लेइंग कर दिया, एक ग्रास में एग लेइंग कर दिया, तो हमारे अंडे खो सकते हैं, वो एग्स लॉस्ट हो सकते हैं। थर्ड है वाइल्ड बर्ड्स में ब्रिंग डिजीज अनलेस प्रॉपर केयर इज टेकन, जो हमारी बाहर की बर्ड्स हैं या फिर हमारी पोल्ट्री वाली बर्ड्स जब बाहर मूव कर रही होंगी, फ्रीली घूम रहे होंगे, तो वो बाहर से डिजीज़ ला सकते हैं, तो डिजीज़ चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इस टाइप के हाउसिंग सिस्टम में। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब चलते हैं हम सेमी इंटेंसिव सिस्टम की तरफ। तो यहाँ रहा अपना सेमी इंटेंसिव सिस्टम। ये क्या होता है, द स्टॉकिंग डेंसिटी रेट ऑन एन एवरेज फॉर एडल्ट बर्ड्स इज 750 पर हेक्टेयर। इस टाइप के हाउसिंग सिस्टम में आप 1 हेक्टेयर लैंड पे 750 बर्ड्स को रख सकते हो। पिछले वाले में क्या था, 250 बर्ड्स को रख सकते हैं, लेकिन इसमें 750 रख सकते हैं। सेकेंड आता है बर्ड्स आर कन्फाइंड टू हाउस इन नाइट और एज पर नीड एंड दे आर ऑल्सो गिवन एक्सेस टू रन। इसमें क्या होता है कि बर्ड्स को हम एक केज में भी रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम उसको हम बाहर भी खुला छोड़ सकते हैं। इसमें दोनों टाइप का कवर हो जाता है। फिर आता है द फीडिंग एंड वाटरिंग फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन द पेन। तो हमारे बर्ड्स के खाने और पीने का व्यवस्था होता है तो वो हम पेन में ही कर देते हैं। पेन का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब होता है एक फेंस्ड एरिया होता है जो हमारा चारों तरफ से घिरा होता है, फेंसिंग की गई होती है, उस एरिया को बोलते हैं पेन। ठीक है, तो अब इस हाउसिंग सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो ये रहे इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज पहला क्या होता है, मोर इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ लैंड कंपेयर टू फ्री रेंज सिस्टम। इसमें जो आपका लैंड का इकोनॉमिकली यूज़ हो जाता, अच्छा यूज़ हो जाता है कंपेयर टू फ्री रेंज सिस्टम। सेकेंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। थर्ड है कंट्रोल ओवर साइंटिफिक ऑपरेशन इज सम एक्सटेंट पॉसिबल। इसमें जो है साइंटिफिक ऑपरेशन कुछ हद तक पॉसिबल होता है। इसके डिसएडवांटेज में हो जाएगा हाई कॉस्ट फॉर फेंसिंग, फेंसिंग में हमारी हाई कॉस्ट हो सकती है। नीड फॉर रूटीन क्लीनिंग एंड रिमूवल ऑफ लिटर मटेरियल फ्रॉम द पेन। थर्ड हाउसिंग सिस्टम होता है इंटेंसिव सिस्टम। इस टाइप का हाउसिंग सिस्टम में एक प्रॉपर हम केज बनाते हैं, उसी में बर्ड्स को रखते हैं, बाहर नहीं, खुला नहीं छोड़ सकते। इसमें एक प्रॉपर केज बना होता है, उसी में बर्ड्स को हम रखते हैं, उसी में उसकी फीडिंग होगी, साफ़ सफाई, वो सारा चीज़ें हम वहीं पे करेंगे। तो इस हाउसिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या होंगे। एडवांटेज हो जाएगा जैसे मिनिमम लैंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग। इसके लिए हमें मिनिमम लैंड चाहिए, क्योंकि इसके एक के ऊपर एक केज भी बना के हम लोग उसमें रख सकते हैं, तो इसमें लैंड की रिक्वायर्ड कम होगी। डे टू डे मैनेजमेंट इज़ ईजियर, मैनेजमेंट हमारा ईजी हो जाएगा।
द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस इज़ हायर एज मोर एनर्जी इज सेव्ड ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। अगर हमारी बर्ड्स को खुला नहीं छोड़ेंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं, तो उनको पकड़ने के पीछे जो हमारा मेहनत हो वो कम लगेगा, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन परफॉर्मेंस हमारा हाई हो जाता है। द सिक बर्ड कैन बी डिटेक्टेड, आइसोलेटेड एंड कैन बी ट्रीटेड ईजिली। अगर सारी बर्ड्स एक केज में है तो वहाँ हम देख सकते हैं किस बर्ड को डिजीज़ है और उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? चांसेस फॉर स्प्रेडिंग डिजीज आर मोर। डिजीज स्प्रेड का जो चांस है वो ज़्यादा होगा। ऑल द न्यूट्रिएंट्स शुड बी प्रोवाइडेड इन बैलेंस्ड मैनर टू अवॉइड न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट डिजीज। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें बैलेंस अमाउंट में फीड कराना होगा ताकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो कम हो सके। अगर हमारी एनिमल एक जगह बंद रहेंगी तो उनको तो फीडिंग वहीं करानी पड़ेगी, और फ्री रेंज सिस्टम में जैसे बर्ड्स हमारे घूम रहे थे तो वहाँ वो अच्छे से फीडिंग कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हो पाएंगी। तो यही था हमारा पोल्ट्री हाउसिंग सिस्टम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। जो हम लाइव स्टॉक एनिमल्स या फिर पोल्ट्री बर्ड्स जो है उनको फीडिंग कराते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या क्या उन्हें खिलाना चाहिए और किस अमाउंट में फीडिंग करानी चाहिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है? तो न्यूट्रिशन में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि फूड को हमारे बॉडी टिश्यूज़ में ट्रांसफॉर्म करते हैं। बेसिकली यही न्यूट्रिशन का काम होता है। न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स वेरियस केमिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स फूड इनटू बॉडी टिश्यूज। ठीक है। न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। जब आप खाना खाते हैं फिर आपका खाना डाइजेस्ट होता है और उसको एब्जॉर्ब करता है। ये 3 प्रोसेस है न्यूट्रिशन में। फिर एक आता है टर्म फादर ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बोला फादर ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है एंटोइन लेवोजियर को। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं अपना फीड पे, जो कि मेन टॉपिक हमारा है। पहला है कॉन्सेंट्रेट और दूसरा होता है रफेजेस। तो कॉन्सेंट्रेट क्या होता है और रफेजेस क्या होता है, इन दोनों को समझते हैं। तो इसमें 10% मॉइस्चर होता है और 90% ड्राई मैटर होता है, जबकि रफेजेस में ड्राई पाउडर 10% मॉइस्चर एंड 90% ड्राई मैटर होता है। फिर ग्रीन पाउडर 80 to 90% एंड 10% होता है इसमें ड्राई मैटर। ठीक है। सेकेंड ये है कि कॉन्सेंट्रेट फीड जो होता है वो हाईली डाइजेस्टिबल होता है और रफेजेस जो होता है वो इसके कंपैरिजन में लेस डाइजेस्टिबल होता है। थर्ड हो गया क्रूड फाइबर लेस देन 18%। कंसनट्रेट फीड में जो क्रूड फाइबर होता है वो 18% से कम होता है और इसमें जो क्रूड फाइबर है 18% से ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है न्यूट्रिटिव वैल्यू या फिर यूनिट मास इज़ हाई, बट इसमें यूनिट मास लो होता है। ये नेचर में कॉम्पैक्ट होता है और ये नेचर से बल्की होता है। तो ये चीज़ हो गया हमारे कॉन्सेंट्रेट फीड और रफेजेस। इससे आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन फीड एंड फॉडर। फीड और फॉडर का जो है उसका जनरल क्लासिफिकेशन आता है। उसे 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, रफेजेस, कॉन्सेंट्रेट एंड एडिटिव। रफेजेस के 2 टाइप होते हैं, ड्राई रफेजेस और ग्रीन रफेजेस। ड्राई रफेजेस में आता है स्ट्रॉ, हे एक्सेट्रा। ग्रीन रफेज में आता है सकलेंट। कॉन्सेंट्रेट में आता है एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स में आ जाएगा आपका मीट और वेजिटेबल सोर्स में आ जाएगा आपका 2 टाइप इसका होगा, कार्बोनेसियस और प्रोटीनेसियस। इसमें आ जाएगा मेज, ज्वार, बार्ले एक्सेट्रा। एंड इसमें आ जाएगा ग्राउंडनट केक, कोकोनट केक, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। थर्ड क्लासिफिकेशन था एडिटिव। तो इसको भी चार क्लासिफिकेशन इसके भी है, एंटीबायोटिक, हार्मोनल, मिनरल सप्लीमेंट एंड विटामिन सप्लीमेंट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा फ्लो चार्ट क्या है, ये चीज़ को हम आगे समझते हैं। अब देखो आप यहाँ पर सबसे पहले रफेजेस दिया था। तो रफेजेस क्या होता है मैंने आपको पहले भी समझाया, बट यहाँ पर फिर से ऊपर से समझा देता हूँ। रफेजेस जो है बल्कि फीड्स होते हैं और उसमें 18% से कम क्रूड फाइबर पाया जाता है और टीडीएन होता है वो 60% से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो रफेजेस में आता है पहला ड्राई रफेजेस। तो इसका क्या है, कंटेंट्स ओनली 10 to 15% मॉइस्चर। ड्राई रफेजेस आर ड्राइड प्लांट मटेरियल। ड्राई रफेजेस होते हैं वो प्लांट मटेरियल जो प्लांट मटेरियल सूख जाते हैं उन्हें हम ड्राई रफेजेस में इंक्लूड करते हैं। जैसे आ गया स्ट्रॉ। ये एक होता है क्रॉप रेसिड्यू होता है, जो कि हार्वेस्टिंग के बाद जो हम क्रॉप रेसिड्यू बच जाते हैं उन्हें हम स्ट्रॉ बोलते हैं।
इसमें क्या होता है, दे आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स एंड एनर्जी ड्यू टू इट्स हाई क्रूड फाइबर एंड लो टीडीएन। सेकेंडली आता है हमारा हे किसको बोलते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप हार्वेस्टेड एट प्री फ्लावरिंग और हाफ ब्लूमिंग स्टेज। लेग्यूमिनस क्रॉप जो होते हैं उन्हें अगर हम प्री फ्लावरिंग या हाफ ब्लूमिंग स्टेज पे हार्वेस्ट कर देते हैं तो उसे हम लोग बोल देते हैं हे। इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है हमारा लेस देन 15%। अब आता है ग्रीन रेफेजेस। ग्रीन रेफेजेस किसे बोलते हैं, सक्लेंट फीड्स यूजुअली कंटेन मॉइस्चर 60 to 90%। जिस फीड्स में 60 to 90% मॉइस्चर होता है उसको बोलते हैं ग्रीन रेफेजेस। अब ये ड्राई था तो इसमें कितना मॉइस्चर हमें था, 15%, 10 से 15% मॉइस्चर था। और ये जो है ये अभी ग्रीन है, ताज़ा है, तो इसमें 60 to 90% मॉइस्चर कंटेंट होता है। इसके भी दो टाइप्स है, लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस। ये जो होते हैं ये काउपी, बरसीम, ल्यूक्रीन, इन्हीं को हम लेग्यूमिनस बोलते हैं। ये सारे लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेग्यूम्स कंटेंट 2 to 3% डीसीपी। डीसीपी मतलब होता है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, और 12% टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। ठीक है। अब आता है नॉन लेग्यूमिनस, तो इसमें होता है 0.5 से 1% तक डीसीपी और 11 से 15% तक टीडीएन। यही चीज़ है बस। इसके आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आता है सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट फीड किसे बोलते हैं, तो जनरली कंटेंस लेस देन 18% क्रूड फाइबर, जिसमें क्रूड फाइबर 18% से कम हो, एंड मोर देन 60% टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट जो है वो 60% से ज़्यादा हो। दीज आर लेस बल्की एंड मोर डाइजेस्टिबल देन रफेजेस। ये रफेजेस के मुकाबले कम बल्की होते हैं और ज़्यादा डाइजेस्टिबल होते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन जो था हमारा एडिटिव। एडिटिव क्या काम करता है, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फीड एंड द क्वालिटी ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन। ये इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा एनिमल से जो हमें फूड मिल रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ाई जा सके। तो इसमें हमारा था क्या, एंटीबायोटिक हॉर्मोन्स। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एट द लोअर इनटेक एंटीबायोटिक्स आर नोन टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स व्हेन एडेड टू देयर फीड और ड्रिंकिंग वाटर। एंटीबायोटिक वो चीज़ होते हैं जब हम इनको एनिमल के फीड या फिर ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स कर देते हैं तो ये उनके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। तो एंटीबायोटिक के कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, पेनिसिलिन, टेरामाइसिन और फ्लेवोमाइसिन। ये कुछ पॉपुलर एंटीबायोटिक्स है जिसका नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब सेकंड समझते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है, ये हमारा ग्रोथ प्रोमोटिंग प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, एंड्रोजन, थायरोक्सिन, ये सारे हमारे ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं। इनको हम बोल देते हैं हार्मोन्स, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक हमारा टर्मिनोलॉजी आती है राशन। इसे राशन राशन किसको बोलते हैं, तो इट इज़ फीड अलाउड फॉर अ गिवन एनिमल ड्यूरिंग अ डे ऑफ 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए जो एनिमल को हम फीड दे रहे हैं उसको बोल देते हैं राशन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे पोल्ट्री की फीडिंग। ये हमारी लाइफ स्टॉक की फीडिंग थी, अभी पोल्ट्री की फीडिंग हम समझने वाले हैं। तो ये रहा हमारा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री को कैसे फीड कराएं, हम क्या क्या फीड कराना चाहिए वो समझ लेते थोड़ा। तो पोल्ट्री फीड इज़ कम्पोज्ड ऑफ, पोल्ट्री फीड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 60 to 65% एनर्जी होना चाहिए, 30 to 35% प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, और 2 to 8% मिनरल सोर्स होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों में वाटर रहना चाहिए, वो कंपलसरी है। ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वाटर फीड रेशियो जो है वो 2.2:1 होता है। एनर्जी सोर्स में क्या क्या आ जाएगा, एनर्जी सोर्स के लिए होता है हम देते हैं येलो मेज, मिलेट्स, सोरगम, राइस, एंड द एनर्जी मटेरियल कंस्टिट्यूट्स 50% ऑफ द राशन। जो 24 घंटे का हमारा राशन था उसमें 50% जो है वो एनर्जी सोर्स के ये सारी चीज़ें मिली होनी चाहिए। सेकंड आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में क्या है, उसको फीड करा सकते हैं। तो प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाय द बर्ड्स फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड प्रोडक्शन। प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बर्ड्स के ग्रोथ के लिए, उसके बॉडी टिश्यूज के मेंटेनेंस के लिए और उसके प्रोडक्शन के लिए। फाइबर, grain by products like bran in included from 10 to 30% for fiber। mixture of for poultry minerals कितने होने चाहिए, included at 2 to 3%। it is available to use salt free mineral mixture because fish meal is available in our country is salted। तो ये था हमारा फीडिंग।
तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ अ न्यू बॉर्न काफ। जो न्यू बॉर्न काफ होता है उसका केयर और मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आता है हमारा, रिमूव द म्यूकस फ्रॉम द नोज एंड माउथ एंड क्लीन इट। नाक और मुंह पे जो म्यूकस लगा होता है हम उसको पहले साफ करते हैं, ठीक है। इफ़ द काफ डज नॉट ब्रीदिंग, तब उसका हम ब्रीदिंग चेक करते हैं, अगर वो सांस ले रहा है कि नहीं। अगर सांस नहीं ले रहा है तो हम उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे होता है? वो होता है उसके चेस्ट वॉल को हाथ से प्रेस करने पे, ठीक है। उसके चेस्ट वॉल को हाथ से कुछ देर तक प्रेस करेंगे, फिर देखेंगे वो सांस ले रहा है कि नहीं। और एक और मेथड है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराने का, कि काफ को हम पीछे वाले पैर से पकड़ के उठाते हैं, और उसका जो हेड होता है वो डाउन होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और पीछे वाले पैर पकड़ के उठाएंगे। ये हम कुछ देर तक करते रहेंगे जब तक वो सांस नहीं ले रहा हो, ठीक है। अगला स्टेप आता है अगर काफ जो हमारा है वो ब्रीदिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो उसका नेवल कॉर्ड उससे अटैच है कि नहीं वो चेक करते हैं। उसके बाद टिंचर ऑफ आयोडीन अप्लाई करते हैं उसके कट, जहाँ पर उसका कट होता है वहाँ पे। ये जो हमारा टिंचर ऑफ आयोडीन है ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। फिर अगला स्टेप है, देन इफ़ काउ डज नॉट लीक द काफ। अगर जो काऊ है वो अपने काफ को लीक नहीं कर रही है और वेदर अगर ठंडा हो रहा है, तो जो चरवाहा होता है, जो हमारा हर्ट्समैन होता है, उसे काफ को क्लीन करना चाहिए। अगला स्टेप है, अगर काविंग हो गई है उसके 15 मिनट में हमें कोलोस्ट्रम फीडिंग करानी चाहिए। कोलोस्ट्रम यहाँ पे लिखा क्या होता है, कंटेनिंग लो फैट हाई प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम अ बैलेंस फीड फॉर न्यूबॉर्न काफ। ये न्यू को बॉर्न काफ के लिए एक फीड तैयार किया जाता है जिसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है और प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल बहुत ही हाई अमाउंट में होते हैं। तो ये चीज़ हमें जो है कोलोस्ट्रम जो है 15 मिनट के अंदर काफ को देनी चाहिए। द काफ शुड बी फेड विथ कोलेस्ट्रम एट द रेट ऑफ 1/10 ऑफ द बॉडी वेट। जितना हमारे काफ का वेट है उसका 1/10 पार्ट जो है वो फीडिंग करानी चाहिए। एंड बफेलो काफ्स एट द रेट ऑफ 1/15। और अगर भैंस का बच्चा है तो उसको फीडिंग करानी चाहिए 1/15 पार्ट उसके बॉडी वेट का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल्स। प्रेग्नेंट एनिमल्स जो है उसका केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो उसमें होता है, आइडेंटिफाई प्रेग्नेंट एनिमल आफ्टर 90 डेज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इफ़ एनिमल डज कम टू हीट अगेन। अगर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के 90 डेज तक हमें श्योर होना पड़ता है कि वो एनिमल जो है वो हीट में आया है कि नहीं। उसके बाद इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी डिस्टर्बेंस कैन कॉज अबॉर्शन। उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए, कोई अदर एनिमल्स नहीं होने चाहिए जो उससे फाइट करें। ये सारी चीज़ हम अच्छे से ध्यान रखते हैं। फिर आता है, प्रोवाइड 25 to 35 kg ग्रीन फॉडर पर डे एंड 5 kg पैडी स्ट्रॉ। जो हमें 25 से 35 किलो ग्रीन फॉडर और 5 किलो पैडी वो हर दिन हमें उस प्रेग्नेंट एनिमल को देना पड़ता है। प्रोवाइड कॉन्सेंट्रेट फीड 3.5 kg पर डे। कॉन्सेंट्रेट फीड जो है वो 3.5 किलो देना चाहिए। मिनिमम 40 to 60 डेज ऑफ ड्राई पीरियड इज इसेंशियल। ड्राई पीरियड उसका 40 से 60 दिनों का होना चाहिए, लगभग 2 महीनों का होना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल उसका अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड चेजिंग बाई डॉग्स, बुल्स और चिल्ड्रन। उसका भागना दौड़ना ये सब पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। अवॉइड इन फाइटिंग बिटवीन प्रेग्नेंट एनिमल्स। प्रेग्नेंट एनिमल्स के बीच फाइटिंग हमें अवॉइड करनी पड़ती है। सेपरेट प्रेग्नेंट एनिमल्स फ्रॉम रिसेंटली अबॉर्टेड एनिमल्स और कैरियर ऑफ डिजीज लाइक ब्रुसेलोसिस। जो एनिमल होते हैं उनको सेपरेट करना पड़ता है, एक अलग जगह पे रखना पड़ता है उसको अकेले, ताकि वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो पाए, ठीक है। प्रोवाइड एडिक्वेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। उसके जो पीने का पानी है वो साफ़ होना चाहिए। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। उसे एक्सट्रीम क्लाइमेट या फिर हार्म, जो क्लाइमेट उसे हार्म करता हो उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये 7-8 हमारा उसके केयर प्रैक्टिसेस थे कि जो प्रेग्नेंट एनिमल होता है उसका हम केयर कैसे कर सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस लेक्चर में पढ़ने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द काऊ। काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट एनिमल कह लो। तो ये रूमिनेंट एनिमल्स और काऊ दोनों के डाइजेस्टिव पार्ट सेम होते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं? जो एनिमल आप देखते हो जुगाली करते हैं, जो हमेशा मुंह चलाते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक, गाय भी उसी तरह की एनिमल होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखो, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल काऊ या काफ का फाउंडेशन होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके कितने पार्ट होते हैं ये देख लेते हैं पहले। तो पहला पार्ट होता है माउथ, जो उसका मुंह है। ईसोफेगस, जो फूड पाइप होती है, जो आहार नली है, उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। और उसके स्टमक के जो है 4 कंपार्टमेंट होते हैं। पहला रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा होता है ओमेसम और फोर्थ है एबोमेसम। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इन सारी चीज़ों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये है काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे माउथ है, इसका माउथ पार्ट है, यहाँ से वो फीड इनटेक करेगी। फिर ये ईसोफेगस से होते हुए इसके पेट में आएगा। तो ये पेट में रूमेन है, रेटिकुलम है, एबोमेसम, ओमेसम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट जो है माउथ और ईसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ देखो, माउथ का क्या काम होता है। द माउथ ऑफ कैटल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट नॉन रूमिनेंट एनिमल्स। जो जितने भी नॉन रूमिनेंट एनिमल्स हैं, जो जुगाली नहीं करते हैं, उनसे जो हमारा काऊ या कैटल होते हैं, उनका माउथ बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है। कैटल हैव 32 टीथ, इनके 32 दांत होते हैं। दे हैव 6 इंसिजर्स एंड 2 कैनिन्स इन द फ्रंट ऑफ बॉटम। कैटल हैव 6 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स ऑन द बोथ टॉप एंड बॉटम जॉ। कैटल्स के होते हैं 6 प्रीमोलर्स और 6 मोलर होते हैं ऊपर और नीचे वाले जबड़े पे, फॉर अ टोटल ऑफ 24 मोलर्स। ठीक है। इन एडिशन टू रिड्यूसिंग द साइज ऑफ फीड पार्टिकल्स, द माउथ एड्स इन डाइजेशन बाई एडिंग सलाइवा टू द फीड। जब भी कोई, जो हमारी गाय या भैंस है, वो फीड इंटेक करा उसने, तो उसके साथ पार्टी उस जो वो जो फीड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सलाइवा, वो उस खाने के साथ मिल जाता है और फिर वो उसके पेट के फर्स्ट कंपार्टमेंट रूमेन में चला जाएगा। काऊ विल प्रोड्यूस 20 to 35 गैलन्स सलाइवा अ डे। जो गाय हमारी होती है वो 20 से 35 गैलन एक दिन में सलाइवा प्रोड्यूस करती है। एक गैलन में होता है 3.79 लीटर। तो आप कैलकुलेट कर लो कि इतना में क्या होगा। ठीक है। सलाइवा ऑल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। जो गाय का सलाइवा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, टू कीप द रूमेन एट द प्रॉपर न्यूट्रल पीएच। जो उसके रूमेन का पीएच जो है वो मेंटेन कर रखता है इतना 6.5 to 7.2 फॉर गुड माइक्रोबियल ग्रोथ, ताकि उसके माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छी हो सके। तो अब आपको मैं एक डायग्राम से समझा देता हूँ पहले, फिर ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो माउथ है, इस माउथ को जब आप गाय को चारा देते हो तो वो देखते हो आप चबाती नहीं है, सीधा निकल जाती है। बिना चबाए वो फटाफट से खाना निकलते जाएगी जब तक कि उसके खाना चारा ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो माउथ से फिर इस ईसोफेगस से होते हुए वो आएगा। तो इसके माउथ में क्या सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और ये सलाइवा 100 से 200 लीटर तक एक दिन का प्रोड्यूस होता है। इस सलाइवा में फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, एंड ड्यू टू दिस द पीएच इज़ 8.2 एंड इट एक्ट्स एज बफर। जिसका पीएच वो 8.2 हो जाता है और वो बफर की तरह काम करता है, मतलब कि एसिडिटी जो उसके पेट में होती है उसको वो ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये होता है मतलब। अब क्या होता है कि चारा चबाने के बाद जब वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर एक गोल लड्डू टाइप का बन जाता है, जिससे हम बोलते हैं बोलस। जब ये चारा इसने यहाँ से इंटेक किया तो इसके मुंह में सलाइवा थे, सलाइवा के साथ मिलके एक गोल लड्डू बन गया, तो उसको हम बोलते हैं बोलस। और वो बोलस जो होता है वो ईसोफेगस से होते हुए उसके रूमेन वाले कंपार्टमेंट में जाएगा। ये जो रूमेन आप देख रहे हो इस वाले में आएगा। रूमेन को हम बोलते हैं, रूमेन को हम लार्जेस्ट कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये रूमेन आप देख रहे हो। तो इसमें सबसे पहले ईसोफेगस से जो चारा आता है वो रूमेन में ही आता है। जो हमारा काऊ है वो रूमेन, उसके रूमेन की कैपेसिटी 150 से 200 लीटर तक होती है। वो 200 लीटर तक फूड स्टोर कर सकती है। मतलब कि जो रूमेन है वो एक तरह से स्टोरेज का काम करता है। यहाँ पे आके यहाँ से फूड आया और इसमें आके स्टोर हो गया। ठीक है।
अब खाना तो आ गया, रुमेन में स्टोर हो गया। अब इस रुमेन में क्या क्या होता है कि 200 से ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, जो ये फूड को फर्मेंट कर देते हैं, ये फूड को फर्मेंटेशन करने का काम करते हैं, ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जब बोलस रुमेन में आता है तो उसे कड बोलते हैं। जब यहाँ से बोलस आया, यहाँ से गोल बन के आया तो उसे हमने बोलस बोला, और जब वो रुमेन में आ गया तो उसको बोलेंगे कड। ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं आपको, बताऊँगा डेफिनेशन इनके। अभी आप डायग्राम से थोड़ा समझो कहानी की तरह। अब आपने देखा होगा गाय को खाना तो आप 3-4 घंटे पहले दे दिए हो, बट फिर भी वो मुँह चलाती रहती है, चलाती रहती है। जब वो बैठी है फिर भी उसने मुँह चला रहा है। तो वो खाना, तो जब आपने उसको चारा दिया तो वो सीधे निकल गई, खाना निकल गई, और वो खाना उसके रूमेन में स्टोर हो गया। तो बाद में वो क्या करती है, जो रूमेन से, यहाँ जो रूमेन में स्टोर हुआ है यहाँ से वापस वो ले जाएगी खाना, वापस उस बोलस को ले जाएगी अपने मुंह में, और यहाँ पे वो उसको चबाएगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के उसको रखेगी, ठीक है। तो जो खाना ये वापस यहाँ से गया, देखो समझो, जब रूमेन में खाना आ गया था तो रूमेन से जब वापस जाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन, ठीक है। अब जो खाना बिल्कुल बारीक और अच्छे तरह से चब गया है वो जाएगा स्टमक के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आपका इसमें रेटिकुलम में, ठीक है। तो इस रेटिकुलम में जो यहाँ से खाना अच्छे से चब गया है, जो बहुत ही छोटा छोटा हो गया है डाइजेस्ट करने लायक, वो अब यहाँ से वापस आके इसमें आ जाएगा, ठीक है, रेटिकुलम में यहाँ से। तो क्या होता है, रेटिकुलम में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये भी फर्मेंटेशन का काम करते हैं। अब रूमेन और रेटिकुलम में डिफरेंस क्या हुआ, अब आप दोनों ही फर्मेंटेशन में काम करते हैं, दोनों ही खाना स्टोर कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो रूमेन होता है यहाँ पे 90% खाना को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और उसके बाद रेटिकुलम में आता है। तो अब रेटिकुलम से खाना जाता है इसके थर्ड पार्ट में जो ओमेसम है। रेटिकुलम से खाना आएगा यहाँ पर ओमेसम में। जब ये खाना ओमेसम में जा रहा होगा तो इस खाने में जितने भी वाटर और सलाइवा पार्टिकल्स थे वो सारे ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे, ठीक है, वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो कंसनट्रेट फीड बनेगा, सारा खाना तो ऑब्जर्व हो गया, तो कंसनट्रेटेड जो फीड बनेगा वो ही सिर्फ ओमेसम में जाएगा, सिर्फ कंसनट्रेट फीड जाएगा, ये याद रखना। और जब सलाइवा और वाटर जा नहीं रहे तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद जो ओमेसम में गया, अब इसके बाद जो कंसनट्रेट फीड था वो जाएगा फोर्थ पार्ट में एबोमेसम में। एबोमेसम को हम ट्रू स्टमक भी बोलते हैं। अब यहाँ जो खाना आ गया ये मेन पार्ट जो है हमारा, ये डाइजेस्ट करता है खाने को। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन वर्क है वो हमारा एबोमेसम में होता है, खाना को पचता है इसमें। एबोमेसम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। और ये सब जो है डाइजेस्टिव एंजाइम किसी भी और पार्ट में, जो रूमेन, एबोमेसम, रेटिकुलम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम किसी भी पार्ट में नहीं रिलीज होते हैं, सिर्फ एबोमेसम में रिलीज होता है। एबोमेसम का जो पीएच होता है वो 2 to 3 होता है और इसके कारण जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाते हैं। जब पीएच देखो 2 से 3 पीएच हो गया, बहुत ही एसिडिक हो गया है, तो बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो बैक्टीरिया मर जाता है। तो इसके बाद एबोमेसम के बाद खाना जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से जाएगा यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए इसके एनस से बाहर निकल जाएगा गोबर बन के। तो इसको तो आपने समझ लिया। अब एक बार चलते हैं इसके जो डेफिनेशंस थे उसे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ईसोफेगस था। ईसोफेगस मैंने क्या बोला, जब भी वो फीड इनटेक करेगी तो ईसोफेगस से होते हुए रूमेन में जाएगा। तो व्हेन द कैटल swallows द प्लांट मटेरियल एंड सलाइवा मिक्स, सलाइवा और प्लांट मटेरियल मिक्स होगा, इट विल ट्रेवल डाउन द ईसोफेगस टू द रूमेन। जो ये ईसोफेगस से होते हुए रूमेन में जाएगा। इट हैज़ अ बायोरेशनल फंक्शन, इसका बायोरेशनल फंक्शन है। मीनिंग इसका मतलब क्या होगा, इट कैन मूव फीड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ये खाना जो है मुंह से पेट में जाएगा और फिर पेट से मुंह में आएगा, जिसको पेट से मुंह में आने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। जो ये हमारा पेट से मुंह में आएगा इस प्रोसेस को बोलते हैं मैस्टिकेशन, MASTI, मैस्टिकेशन बोलते हैं पेट से मुंह में खाने वाले प्रोसेस को। अब देखते हैं स्टमक का सबसे फर्स्ट कंपार्टमेंट, सबसे फर्स्ट पार्ट जो था रूमेन। द रूमेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एनिमल। रूमेन कहाँ होता है, एनिमल के लेफ्ट साइड पे होता है। तभी आप देखते हो कि जब भी उसको डाइजेशन प्रॉब्लम हुई हो, कोई इन्फेक्शन हुआ हो अंदर, तो लेफ्ट साइड की तरफ से गाय का पेट फूलता है। तो ये लेफ्ट साइड में होता है।
इज़ द लार्जेस्ट स्टमक कंपार्टमेंट, सबसे बड़ा कंपार्टमेंट होता है, 200 लीटर तक खाना स्टोर कर सकता है। ये सारी बात तो यहीं पे लिखी हुई है। अब देखते हैं, रुमेन कंटेंस बिलियन ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मोल्ड्स एंड यीस्ट। रुमेन में जो होता है वो बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और मोल्ड्स होते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ सिम्बायोटिक मैनर विद द काऊ। ये सब बड़े बैक्टीरिया सिम्बायोटिक मैनर में रहते हैं। There are 25 to 50 million bacteria and 200 to 500,000 protozoa in every milliliter of rumen fluid. rumen fluid में भी 25 से 50 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं और 200 से 500 हज़ार प्रोटोजोआ होते हैं, मतलब 2 से 5 लाख प्रोटोजोआ होते हैं, जो कि हर मिलीलीटर में रुमेन फ्लूइड के हर मिलीलीटर में पाए जाते हैं। द रुमेन इज़ ऑल्सो अ फर्मेंटेशन वेट। रुमेन फर्मेंटेशन काम करता है, जैसे कि डायग्राम पे मैंने बताया आपको। अब आता है सेकेंड पार्ट इसका, रेटिकुलम। व्हेन कैटल रूमिनेट और च्यू देयर कड, दे आर रिगर्गिटेटिंग अ बोलस ऑफ इनकम्प्लीटली च्यूड फीड। यहाँ पे क्या लिखा है, जब रूमिन में चला गया, रूमिन से मुंह में चला गया तो मुंह में वो रिगर्गिटेशन करेगी। तो जब वो कम्प्लीटली इनकम्प्लीटली च्यूड होगा, बहुत छोटा हो गया होगा लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो वो खाना जाएगा आपका रेटिकुलम पाउच में। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे के एरिया में होता है, फॉरवर्ड एरिया ऑफ द बॉडी, क्लोज टू द हर्ट। हर्ट के नज़दीक होगा, उसके आगे वाले, बॉडी के आगे वाले पार्ट में होता है ये समझ गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट, ओमेसम में। ओमेसम का क्या होगा, ओमेसम का क्या मैंने बताया था, जो रेटिकुलम में खाना है वहाँ से उसके फाइन पार्टिकल्स जो है, फ्लूइड उसका नहीं है, जो लिक्विड पार्टिकल्स सलाइवा और वाटर होते हैं वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेट फीड होता है उसके फाइन पार्टिकल्स वो ओमेसम में जाते हैं। फिर ओमेसम के बाद आता है अपना एबोमेसम। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, दी एबोमेसम इज ऑल्सो नोन एज ट्रू स्टमक। एबोमेसम को ही हम ट्रू स्टमक बोलते हैं। इट फंक्शंस मच लाइक द ह्यूमन स्टमक, ये ह्यूमन स्टमक की तरह फंक्शन करता है। प्रोड्यूसिंग एसिड एंड सम एंजाइम्स टू स्टार्ट प्रोटीन डाइजेशन। एबोमेसम में क्या होता है कि कुछ एसिड प्रोड्यूस किए जाते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। These glands release hydrochloric acid and digestive enzymes needed to break down feed. फीड को ब्रेक डाउन करने के लिए HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ से रिलीज होते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में द रेस्ट ऑफ डाइजेशन इज परफॉर्म्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ तक जो खाना नहीं पचा है, जो थोड़ा मोड़ा बच गया, वो सारा डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पहले एक और पार्ट आता है, सेकम। द सेकम इज द लार्ज एरिया वेयर द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन मीट। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं। ठीक है, द सेकम ब्रेक डाउन सम प्रीवियसली अनडाइजेस्टेड फाइबर। ये जो फाइबर अनडाइजेस्टेड रह गया है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगा, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द ट्रैक्ट दैट अनडाइजेस्टेड फीड स्टफ पास थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा सबसे लास्ट वाला ट्रैक्ट होता है, सबसे अंतिम में होता है ये। ठीक है, वाटर इज प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो वाटर होता है वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फीड, सम एक्सेस वाटर एंड सम मेटाबॉलिक वेस्ट लिव इंटेस्टाइन एज फीकल मटेरियल। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क हो गया। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। या इसका डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम भी आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसका टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।